इस वीडियो में हम इंटरमीडिएट इंग्लिश सेक्शन बी चैप्टर नंबर 3 के ट्रांसफॉर्मेशन में रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू के रूल्स को समझेंगे। जब ये रूल समझ में आ जाएंगे इसके बाद फिर दूसरी वीडियो में एक्सरसाइज को समझेंगे, एक्सरसाइज करेंगे। ठीक है, तो रिमूविंग ऑफ एडवर्ब टू के रूल्स देखते हैं क्या होते हैं। तो इसका पहला रूल है सब्जेक्ट और वर्ब को जो का त्यों रख देते हैं। सेकंड नंबर, एडवर्ब टू को हटाकर उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। थर्ड नंबर, उसके पश्चात वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव या एडवर्ब को लिखकर दैट का प्रयोग करते हैं। फिर फोर्थ नंबर, दैट के पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लिखकर कैन नॉट या कुड नॉट लिखते हैं। अंत में अन्य शब्दों यानी कि अदर वर्ड्स लिख देते हैं। तो यहाँ पर अब एग्जाम्पल थोड़े से देख लेते हैं। तो पहला एग्जाम्पल हमने लिया, ही इज टू ओल्ड टू वॉक। तो अब देखिए रूल के हिसाब से रखिए इसको। पहले क्या लिखा है, सब्जेक्ट और वर्ब जो का त्यों रख देते हैं। तो सब्जेक्ट ही है और हेल्पिंग वर्ब यानी कि वर्ब इज है, तो ही इज को जो का त्यों लिख दिया। फिर लिखा है टू को हटाकर उसके स्थान पर सो का प्रयोग करते हैं। इस टू को हटा देना है, इसके स्थान पर हमको सो लिख लेना है, लिख लिया। थर्ड नंबर पे लिखा है उसके पश्चात वाक्य में प्रयुक्त एडजेक्टिव एडवर्ब को लिखकर दैट लगाते हैं। ये ओल्ड, इसके बाद ओल्ड आ जाएगा एडजेक्टिव। उसके बाद फिर लिखा है दैट का प्रयोग करते हैं, फिर यहाँ पे दैट लग जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट नंबर पे आते हैं, दैट के पश्चात सब्जेक्ट के अनुसार प्रोनाउन लिखकर कैन नॉट या कुड नॉट लगाते हैं। तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो यहाँ पर ही खुद प्रोनाउन है तो प्रोनाउन ही रहेगा। अगर यहाँ पे राम होता तो ही लगता, सीता होता तो शी लगता, बॉयज होता तो दे लगता, गर्ल्स होता तो दे लगता। जिस हिसाब का सब्जेक्ट होएगा, सिंगुलर है तो सिंगुलर प्रोनाउन आएगा, प्लूरल है तो प्लूरल के हिसाब से प्रोनाउन आएगा। तो यहाँ पे दैट हो गया। उसके बाद फिर क्या लिखा है, दैट के पश्चात फिर प्रोनाउन आ गया, फिर कैन नॉट या कुड नॉट। तो अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब हमारी जो है वो प्रेजेंट टेंस में है तो कैन नॉट आएगा, पास्ट टेंस में है तो कुड नॉट आएगा। यहाँ पे इज लिखा हुआ है तो कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट। अगर वाज होता तो कुड नॉट आता, तो ये हो गया ही कैन नॉट। उसके बाद फिर क्या लिखा, अंत में अन्य शब्दों को लिख देते हैं। अन्य शब्द क्या है, इसके बाद वाक, ये बन गया सेंटेंस। तो पूरा सेंटेंस हो गया, ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। था क्या, ही इज टू ओल्ड, वो बहुत बूढ़ा है, टू वॉक, दौड़ने के लिए, यानी कि वो इतना बूढ़ा है कि दौड़ नहीं सकता। ही इज सो ओल्ड दैट ही कैन नॉट वॉक। अब सेकंड नंबर एग्जाम्पल लेते हैं। तो अगला एग्जाम्पल लिया, राम वाज टू फैट टू सिट। राम बहुत मोटा है बैठने के लिए। इसको हम बनाएंगे, राम इतना मोटा है कि दौड़ नहीं सकता। तो इसी रूल्स को फॉलो करना है। क्या करना है, सब्जेक्ट और वर्ब को जो का त्यों रख लेना है। तो राम वाज जो का त्यों आ जाएगा, फिर टी डबल ओ टू यानी कि एडवर्ब टू के स्थान पर सो आ जाएगा। राम वाज सो, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा फैट, राम वाज सो फैट। अब फैट लिखने के बाद दैट आ जाएगा। दैट के बाद जिस हिसाब का सब्जेक्ट होगा, यहाँ पे राम है, मेल है, ये मैस्कुलिन जेंडर है, तो इसलिए यहाँ पे प्रोनाउन ही लगेगा, ही। अब प्रोनाउन लिखने के बाद कैन नॉट या कुड नॉट में से कुछ आना है। अब अगर यहाँ पे वर्ब पास्ट में है तो आ जाएगा कुड नॉट, और प्रेजेंट में होती तो कैन नॉट। यहाँ बाद लिखा हुआ पास्ट है तो यहाँ पे आ जाएगा कुड नॉट, कुड नॉट। अन्य शब्द आ जाएंगे, सिट। ये बन गया पूरा सेंटेंस, राम वाज सो फैट दैट ही कुड नॉट सिट। राम इतना मोटा था कि दौड़ नहीं सकता था। तो अब तीसरा एग्जाम्पल देखेंगे।
तो तीसरा एग्जाम्पल हमने लिया, सीता इज टू पुअर टू बाय दिस ड्रेस। सीता बहुत गरीब है इस ड्रेस को, इस पोशाक को खरीदने के लिए। इसको बनाया जाएगा, सीता इतनी गरीब है कि इस पोशाक को नहीं खरीद सकती। तो वही रूल अपनाना है हमको, सीता सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो का क्यों रहेगा, सीता इज। फिर एडवर्ब टू जो ये TWO लिखा है इसके स्थान पर हमको सो लिख लेना है। सीता इज सो, फिर एडजेक्टिव आ जाएगा पुअर। एडजेक्टिव लिखने के बाद जहां पर TO2 होता है इंफिनिटिव का चिन्ह, इसके स्थान पर हमको दैट लगा देना है। दैट रखने के बाद फिर सब्जेक्ट देखेंगे, सब्जेक्ट के हिसाब से प्रोनाउन आएगा। सब्जेक्ट यहाँ पर सीता है तो प्रोनाउन क्या बनेगा, शी। शी के बाद यानी प्रोनाउन आने के बाद फिर कैन नॉट या कुड नॉट। यहाँ पे इज है इसलिए यहाँ पे कैन नॉट आ जाएगा, कैन नॉट। एक्स्ट्रा वर्ड आ जाएंगे, दिस ड्रेस, कैन नॉट बाय दिस ड्रेस। तो पूरा सेंटेंस हो गया, सीता इज सो पुअर दैट शी कैन नॉट बाय दिस ड्रेस। सीता इतनी गरीब है कि वो इस पोशाक को नहीं खरीद सकती। तो ये रूल और इसके 3 एग्जाम्पल हो गए, ये आप लोगों के समझ में आ गए होंगे। अब इसका दूसरा रूल देखते हैं क्या है। इसका रूल नंबर 2 ये है कि यदि वाक्य का सब्जेक्ट इट हो तो दैट के पश्चात वी या वन का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल, इट इज टू कोल्ड, इट इज टू कोल्ड टू गो आउट। इट इज टू कोल्ड, बहुत ठंडक है बाहर जाने के लिए, यानी कि इतनी ठंडक है कि हम बाहर नहीं जा सकते, या इतनी ठंडक है कि कोई बाहर नहीं जा सकता। तो इसको जब बनाएंगे तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो कि क्यों, इट इज TWO2 के स्थान पर यहां भी सो लिखना है। सो इट इज सो कोल्ड, इट इज सो कोल्ड। उसके बाद दैट, TO2 के स्थान पर दैट। अब दैट के बाद ये रूल है कि जब सब्जेक्ट इट होता है तो दैट के बाद क्या लिखते हैं, वी या वन। तो यहाँ पर हम वी भी लिख सकते हैं और वन भी लिख सकते हैं। एक ही चीज लिखना है तो वी लिखें या तो वन लिखें। हमने यहाँ पर दोनों लिख दिए हैं लेकिन आपको एक ही लिखना है। इट इज सो कोल्ड दैट वी या वन कैन नॉट गो आउट। क्या मतलब हुआ इसका, इट इज सो कोल्ड, इतनी ठंडक है कि हम बाहर नहीं जा सकते, या अगर वन कैन नॉट है तो कोई बाहर नहीं जा सकता। तो जब भी सब्जेक्ट इट होएगा तो दैट के बाद हमको वी या वन का प्रयोग करना है। अब इसका रूल नंबर 3 देखते हैं। नेक्स्ट रूल है, यदि सब्जेक्ट कोई बेजान है तो दैट के पश्चात इट का प्रयोग करते हैं, तथा कैन नॉट बी, कुड नॉट बी प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं, यानी कि सेंटेंस को पैसिवाइज में चेंज कर देना है। तो किस तरह चेंज करते हैं आइए देखते हैं। पहले सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो कि क्यों रहेगी, द रोप इज का द रोप इज ही रहेगा। उसके बाद TWO2 के स्थान पर हमको यहाँ भी सो लिखना है, द रोप इज सो स्ट्रॉन्ग, स्ट्रॉन्ग। उसके बाद क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है बेजान है, रोप है, रोप मीन्स रस्सी, तो अब यहाँ के ऊपर दैट के बाद जो सब्जेक्ट आएगा वो क्या लगेगा, इट का प्रयोग करना है। स्ट्रॉन्ग दैट, यहाँ पे इट का प्रयोग कर देना है, इट। अब इट के बाद फिर कैन नॉट बी या कुड नॉट बी का यूज करना है। तो यहाँ पर इज लिखा हुआ है तो कैन नॉट बी आएगा, कैन नॉट बी। अब उसके बाद ब्रेक की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ब्रोकन। तो ये पूरा सेंटेंस हो गया, द रोप इज सो स्ट्रांग दैट इट कैन नॉट बी ब्रोकन। रस्सी इतनी मजबूत है कि इसको तोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह जब भी कोई सेंटेंस में सब्जेक्ट बेजान होएगा तो क्या करना है, हमको दैट के बाद इट का प्रयोग करना है और कैन नॉट बी या कुड नॉट बी रख के वर्ब की थर्ड फॉर्म को यूज करना है। ठीक है।
अगला रूल देखें, इसका नेक्स्ट रूल है, यदि वाक्य में एडजेक्टिव के पश्चात फॉर या उसके बाद कोई सजीव नाउन लिखा होगा या प्रोनाउन लिखा होगा, फॉर के साथ कोई लिविंग बीइंग यानी कि जानदार नाउन दिया हुआ है या प्रोनाउन दिया हुआ है, तो दैट के पश्चात उसी जानदार यानी कि सजीव नाउन या प्रोनाउन को सब्जेक्ट बना के रख देते हैं। जैसे अगर सेंटेंस में आ जाएगा फॉर मी, तो फॉर मी का हो जाता है दैट आई कैन नॉट, फॉर हिम तो फॉर हिम का हो जाता है दैट ही कैन नॉट, फॉर यू हो जाता है दैट यू कैन नॉट, फॉर हर हो जाता है दैट शी कैन नॉट, फॉर राम हो जाता है दैट राम कैन नॉट। अगर कोई नाउन आया है तो वो वही रहेगा, प्रोनाउन है, ऑब्जेक्ट है कोई फॉर के बाद दिया हुआ तो उसका सब्जेक्ट रखा जाता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, दिस चैप्टर is too difficult for me to understand। दिस चैप्टर इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, तो जब इसको बनाएंगे तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो कि तो रहेगी। दिस चैप्टर इज सो डिफिकल्ट, डिफिकल्ट लिखने के बाद हमको मिला फॉर मी, तो यहाँ पर देखिए लिखा है फॉर मी हो जाता है दैट आई कैन नॉट, तो यहाँ पे हमको लिख लेना है दैट आई कैन नॉट। That I cannot understand। ये जगह कम है, लिख दिया छोटा छोटा। तो दिस चैप्टर इज टू डिफिकल्ट फॉर मी टू अंडरस्टैंड, ये चैप्टर बहुत कठिन है मेरे लिए, मेरे समझने के लिए, यानी कि मेरे लिए समझने के लिए। तो इसको हमने ये बनाया, दिस चैप्टर इज सो डिफिकल्ट, ये चैप्टर इतना कठिन है दैट कि मैं नहीं समझ सकता, इस तरह बन जाएगा। तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, इसका एक एग्जाम्पल और देखते हैं जिससे क्लियर हो जाए पूरी तरह से। तो ये सेंटेंस दिया हुआ है, दिस ट्री इज टू हाई फॉर हिम टू क्लाइंब, ये पेड़ बहुत ऊंचा है उसके चढ़ने के लिए। इसको बनाया जाएगा, ये पेड़ इतना ऊंचा है कि वो चढ़ नहीं सकता। तो सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब जो कि क्यों, दिस ट्री इज सो हाई, अब फॉर मी फॉर हिम है यहाँ पे तो हो जाएगा दैट ही कैन नॉट, ही कैन नॉट, उसके बाद क्लाइंब। तो बस ये ध्यान रखना है, कहीं भी फॉर हिम आ जाएगा तो दैट ही कैन नॉट, फॉर मी आ जाएगा तो दैट आई कैन नॉट, फॉर यू आ जाएगा तो दैट यू कैन नॉट, फॉर चाइल्ड आ जाएगा तो दैट चाइल्ड कैन नॉट, फॉर स्टूडेंट आ जाएगा तो दैट स्टूडेंट कैन नॉट। अगर नाउन आएगा तो नाउन का नाउन ही रहेगा, प्रोनाउन का कोई ऑब्जेक्ट दिया है तो फिर उसका यहाँ पे सब्जेक्ट रखा जाएगा। तो अब नेक्स्ट रूल देखते हैं, तो नेक्स्ट और लास्ट रूल ये है, यदि वाक्य में एडवर्ब टू का प्रयोग हो लेकिन इन्फिनिटिव का प्रयोग ना हो तो क्या करना है, TOO यानी कि एडवर्ब टू के स्थान पर एक्सट्रीमली का प्रयोग करते हैं या ओवर का प्रयोग करते हैं, अथवा या फिर एक ऑप्शन और है हमारे पास, एक अल्टरनेट और है कि एडवर्ब टू को हटाकर वाक्य के अंत में बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट का प्रयोग कर दें। जैसे एग्जाम्पल लिया हमने, ही इज टू ईगर फॉर प्रेज, तो ये बनाया गया ही इज TOO के स्थान पर ओवर का प्रयोग हो गया। ये ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, ओवर के स्थान पर हम एक्सट्रीमली भी लिख सकते हैं।
ये एक्सट्रीमली का यूज भी ओवर के स्थान पर किया जा सकता है। यहाँ पे ही इज एक्सट्रीमली ईगर फॉर प्रेज, या ही इज ओवर ईगर फॉर प्रेज, या एक्सट्रीमली और ओवर दोनों ना अगर हम लिखें तो ही इज ईगर फॉर प्रेज, उसके आगे लिख देंगे बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। यहाँ पे आ जाएगा बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट, तब फिर ओवर या ईगर नहीं आना है। तीन अल्टरनेट है हमारे पास। एक तो ये कि एडवर्ब टू के स्थान पर ओवर का यूज कर दें या एक्सट्रीमली का प्रयोग कर दें, एक तो ये होगा। दूसरा ये है कि इन दोनों को ना लिख करके ही इज ईगर फॉर प्रेज बियॉन्ड द प्रॉपर लिमिट। तो इस तरह सेंटेंस पूरा हो जाएगा। उम्मीद है आप लोगों को एडवर्ब टू के रूल समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज को जो करेंगे समझेंगे। और अगर वाकई में सेंटेंस और रूल सब समझ में आए हैं तो इस वीडियो को शेयर कर दें, लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। शुक्रिया।